नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। NSCL घोटाले की हर डिटेल हम आपको यहाँ CNBC आवाज पर देते आए हैं और आज जांच एजेंसियां एक्शन में आ गई है। जिग्नेश शाह की करीब 200 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। पुलिस ने जोसेफ मैसी समेत दूसरे अफसर की भी 250 करोड़ की संपत्ति को भी कब्जे में लिया है। इस पूरी स्टोरी की एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम आपको बताएंगे कुछ ही देर में। पावर ग्रिड FPO की आज अच्छी शुरुआत हुई है। पहले दिन 70% भरा ऑफर, इसमें पैसे लगाएं या नहीं, देखेंगे जानकारों की राय आगे। और आलू, प्याज, टमाटर के बाद अब अंडा भी महंगा हुआ। एक दर्जन के भाव 60 रुपए के पार 70 तक जा सकते हैं, ऐसा अनुमान है। लेकिन प्रोटीन की कमी को आप दाल से दूर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में उसके सस्ते होने की उम्मीद है। ये कुछ बड़ी खबरें आज की आवाज एट 9 में। मैं हूं तमन्ना, मेरे साथ है विपिन। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। तो तमन्ना ने आपको बताएं कुछ बड़ी खबरें और कुछ और भी हैं खबरें जो बना रही हैं हेडलाइंस, उन पर एक नजर। कल देश की राजधानी दिल्ली में पड़ेंगे वोट, लेकिन अभी भी दारू देकर वोट लेने का दस्तूर है जारी। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। टेलीकॉम सेक्टर में कंसोलिडेशन का रास्ता साफ हुआ। दूरसंचार विभाग ने विलय और अधिग्रहण के नियम फाइनल किए। विलय के बाद 50% तक रह सकेगा मार्केट शेयर। देश के सरकारी बैंकों का लोन डूबने का खतरा। दुनिया में सबसे ज्यादा रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक अगले 2 साल में 15% तक पहुंच सकता है NPA। 4 दिन की चढ़ाई के बाद बाजार में आज दिखी थकावट। दिग्गज कमजोर हुए, लेकिन डटे रहे मिड कैप शेयर। संसद के शीतकालीन सत्र में इंश्योरेंस, डायरेक्ट टैक्स कोड और कोल माइंस बिल पास होने की उम्मीद। परसों से शुरू हो रहा है सेशन। विनिवेश लक्ष्य पर पिछड़ती सरकार एक्शन में आई। प्रधानमंत्री ने भेल और कोल इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया। हीरो के सामने एक बार फिर पछड़ने लगी है बजाज ऑटो। बिक्री 15% घटी। अब आ गई है बात करने वाली ATM। अब ATM से ही खुल जाएगा अकाउंट और हो जाएगा KYC वेरिफिकेशन। और क्रिसमस और नए साल पर छुट्टी मनाना महंगा पड़ेगा। हवाई किराए 60 से 70% महंगे हुए। टेलीकॉम सेक्टर में अब कंपनियों के विलय और अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। दूरसंचार विभाग ने विलय और अधिग्रहण के नियमों को फाइनल कर लिया है। इसके मुताबिक अब विलय के बाद बनी कंपनी का मार्केट शेयर 50% तक रह सकता है। आज ईगॉम की आखिरी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हमने जो मर्जर और एक्विजिशंस की जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरह से तय कर गया, और जो प्राइसिंग इशू है उन गाइडलाइंस के अंतर्गत वो भी हमने तय किया है। और साथ साथ में जो 2G में कितना स्पेक्ट्रम मार्केट में बेचने के लिए दिया जाएगा वो भी हमने फाइनलाइज कर दिया है। आइए इस खबर की और डिटेल लेते हैं अपने संवाददाता अंजुल तोमर से। हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अंजुल, माफ कीजिए, सीधे जुड़ रही हैं। अंजुल, क्या है मर्जर एक्विजिशन के नियम, क्या डिटेल निकलकर सामने आई है? आज यहाँ टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन हुआ है। M&A रूल्स फाइनल हो गए हैं। जो इसके मेन पॉइंट्स हैं उसमें जो कंपनी अक्वायर कर रही है दूसरी कंपनी को, तो उसके लिए जो पे करना है उसको वो 4.4 मेगाहर्ट्ज के बियॉन्ड GSM के लिए और 2.5 मेगाहर्ट्ज के बियॉन्ड CDMA के लिए पे करना होगा। अगर वो स्पेक्ट्रम जो है वो ऑक्शन के बाहर खरीदा गया है। अगर ऑक्शन के जरिए वो स्पेक्ट्रम खरीदा गया है तो उसको ऑक्शन डिटरमिन प्राइस देना होगा हर एक मेगाहर्ट्ज के लिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि लॉक इन पीरियड जो है वो 3 साल का होगा, यानी 3 साल के दौरान सेल ऑफ इक्विटी नहीं हो सकता और कंपनी को रोल आउट ऑब्लिगेशंस पूरे करने होंगे। जहां तक मार्केट शेयर का सवाल है 50% रहेगा। मर्ज एंटिटी यानी 50% मार्केट शेयर रख सकती है सब्सक्राइबर नंबर्स और रेवेन्यू टर्म्स में। जो M&A रूल्स है उसका काफ़ी समय से टेलीकॉम सेक्टर को इंतजार है और कहा जा रहा है कि इससे अब M&A को बढ़ावा मिलेगा, टेलीकॉम सेक्टर में कंसोलिडेशन को बढ़ावा मिलेगा। ये जो ईगॉम ने डिसीजन लिया अब इसके बाद ये कैबिनेट के सामने जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। ईगॉम ने आज एक और डिसीजन लिया है। आने वाली ऑक्शन में जो स्पेक्ट्रम है वो 403 मेगाहर्ट्ज जो है वो क्वांटम होगा जो ऑक्शन के रखा जाएगा। ये 1800 मेगाहर्ट्ज का जो है वो क्वांटम है जो ऑक्शन के लिए जनवरी में रखा जाएगा।
शुक्रिया अंजुल सारी जानकारी के लिए। और टेलीकॉम कंपनियों के लिए कितनी राहत की खबर है ये समझाने के लिए हमारे साथ हैं अर्न्स्ट एंड यंग के पार्टनर टेलीकॉम प्रैक्टिस भरत भार्गव। भार्गव साहब, स्वागत है आपका। ये पहले बताएं कि आप इन नई गाइडलाइंस को कैसे देखते हैं, कितनी राहत मिलेगी? जी, अभी तक जितना मैंने सुना है सिर्फ 50% रेवेन्यू एंड सब्सक्राइबर मार्केट शेयर के बारे में सुना है। इसके सिवा कई और चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो कि कितना स्पेक्ट्रम रिटेन कर सकती है जो द कंबाइंड एंटिटी, क्या स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज होगा और कितना पैसा स्पेक्ट्रम के लिए देना पड़ेगा एक्वायरिंग एंटिटी को। इन चीज़ों पे जितना मुझे समझ में आ रहा है अभी कि 4.4 मेगाहर्ट्ज़ के बियॉन्ड एक्वायरिंग एंटिटी को पैसा देना पड़ेगा। इससे एक्विजिशंस महंगी होती जाएंगी, तो जो ख़रीदना चाह रहा है उसके लिए एक्विजिशन महंगी है और जो बेचना चाह रहा है वो बेच नहीं पाएगा। समझ में आता है कि गवर्नमेंट ऐसा चाहती है, स्पेक्ट्रम में आर्बिट्राज नहीं चाहती, लेकिन अभी भी दो एंटिटीज़ जो अपने स्पेक्ट्रम को लिबरलाइज नहीं कराना चाहती वो बिना पैसे दिए चल सकती हैं। जितना स्पेक्ट्रम उनके पास है 4.4 मेगाहर्ट्ज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली जो दिया हुआ है, तो अगर एक दूसरे को ख़रीदना चाहे तो ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि उनको मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस देनी चाहिए। सो ये एक्विजिशन को महंगा कर देता है और एक एग्जिट पे बैरियर लगा देता है। आप कह रहे हैं कि एग्जिट पर एक तरह का बैरियर होगा, एक्विजिशन महंगा होगा, तो फिर ये गाइडलाइंस इंडस्ट्री के लिए किस तरीके से मददगार हो सकती, किस तरह का इंडिकेशन दे रही है इंडस्ट्री के लिए? देखिए, पूरी गाइडलाइंस पढ़नी पड़ेगी। अभी इस पे कमेंट करना मुश्किल है क्योंकि एक दो ही चीज़ें पता चली हैं, लेकिन गाइडलाइंस हैं, यही बहुत बढ़िया चीज़ है, बिकॉज ऑक्शन से पहले ये होना बहुत ज़रूरी था। डेविल लाइज इन डिटेल्स। तो अगर एक्विजिशन आप महंगी करते जाएंगे तो कंसोलिडेशन डिफ़िकल्ट होती जाएगी। 6 से 10 ऑपरेटर हैं या लाइसेंस होल्डर्स हैं हर सर्कल में, तो कंपटीशन बहुत है, कंसोलिडेशन का पूरा स्कोप है एंड अलाउ करना चाहिए कंसोलिडेशन को। शुक्रिया भार्गव साहब हमसे बात करने के लिए। दूसरी खबरों तक चलते हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने NSCL घोटाले में जिग्नेश शाह, श्रीकांत जवलगेकर और जोसेफ मैसी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। EOW को उम्मीद है कि अब तक जब्त की गई संपत्तियों से निवेशकों के 90% पैसे की रिकवरी हो सकती है। पूरे खबर के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता श्रीमी चौधरी से। श्रीमी, EOW ने अब तक कितने की प्रॉपर्टी जब्त की और क्या इनसे निवेशकों के पैसे वापस मिल पाएंगे? बिल्कुल, अगर हम इन तीनों की बात करें जो डायरेक्टर और प्रमोटर हैं और बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं NSCL मामले में, खासतौर से जिग्नेश शाह, जोसेफ मैसी और श्रीकांत जवलगेकर, तो हम शुरुआत करते हैं जिग्नेश शाह से कि उनकी कितनी प्रॉपर्टी अब तक जब्त हुई है। उनका जुहू का जो बंगला है वो जब्त हुआ है, आर्य कॉलोनी में जो उनका प्लॉट है वो जब्त हुआ है, रो हाउस जब्त हुए हैं और FTIL में जो उनकी शेयर होल्डिंग है वो जब्त हुई है। EOW के मुताबिक अब तक जो जिग्नेश शाह की कुल अटैचमेंट हुई है वो करीब 200 करोड़ रुपए की हुई है। FTIL अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो FTIL में जो उनकी शेयर होल्डिंग है वो 1.19 लाख के शेयर जब्त हुए हैं, जिनका वैल्यूएशन करीब 178.5 करोड़ रुपए का यहां बनता है। इसी में उनके फिक्स डिपॉजिट करीब 12 करोड़ के शामिल हैं और साथ ही जो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में उनकी हिस्सेदारी है वो भी शामिल है। साथ में अगर हम उनके पुणे के प्लॉट की बात करें तो करीब 78 लाख का वो प्लॉट है और अगर हम उनके आर्य कॉलोनी की बात करें तो करीब 1.6 करोड़ की वो कॉलोनी जो रो हाउस है वो है। अब हम जोसेफ मैसी के अटैचमेंट की बात करें तो उनके 2 फ्लैट जब्त हुए हैं, MIDC और चकाला में है और साथ ही जो MCX में उनकी हिस्सेदारी है जो करीब 98 लाख की है वो यहां पर जब्त की है EOW में। अगर हम श्रीकांत जवलेकर के प्रॉपर्टी अटैचमेंट के वैल्यूएशन की बात करें तो उनके 4 फ्लैट्स EOW ने जब्त कर लिए हैं और साथ ही 1.2 करोड़ रुपए का जो उनकी शेयर होल्डिंग बनती है वो भी अब तक जब्त की है। EOW के अगर अब तक के अटैचमेंट और एक्शन की बात करें तो 322 बैंक अकाउंट अब तक फ्रीज किए हैं, जिसमें डिफॉल्टर्स, बोरोअर और डायरेक्टर्स मिलाकर किए हैं और साथ ही 206 प्रॉपर्टीज अब तक डायरेक्टर्स और बोरोअर्स की जा चुकी है।
इतना जो पॉजिटिव है EOW वो ये सोचकर है क्योंकि अब तक जो अटैचमेंट उन्होंने किए हैं उसका कुल वैल्यूएशन करीब 3,000 करोड़ रुपए का बन रहा है। इसी को देखते हुए उनका कहना है कि जो पूरा अमाउंट है जो करीब 5,500 करोड़ का अमाउंट है वो रिकवर कर लिया जाएगा। जी श्रीमी, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यहाँ पर एक उम्मीद जगती हुई NSCL मामले में कि यहाँ निवेशकों को शायद के पैसे वापस मिल जाए। आगे बढ़ेंगे। खराब एसेट क्वालिटी का जन रह रहकर सरकारी बैंकों को परेशान कर रहा है। सरकार, रिजर्व बैंक के बाद अब दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी सरकारी बैंकों की खराब एसेट क्वालिटी पर सवाल उठा दिए हैं। फिच के मुताबिक सरकारी बैंकों के एसेट क्वालिटी दुनिया के बैंकों में सबसे खराब है। इस खबर पर और डिटेल लेते हैं, चलते हैं अपने बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या के पास। प्रदीप, अर्थव्यवस्था में जहां रिकवरी साफ दिख रही है, ऐसे में फिच की रिपोर्ट आ रही है और कह रही है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है, सरकारी बैंकों की एसेट क्वालिटी दुनिया में सबसे खराब है। क्या इसका मतलब? जहां एक तरफ हम पिछले एक क्वार्टर से कम ये उम्मीद करने लगे हैं कि शायद अब NPAs बढ़ने की रफ्तार कुछ कम हो जाए और साथ ही जो ग्रोथ के आंकड़े आ रहे हैं वो भी थोड़े से हौसला बढ़ाने वाले हैं, उसका असर पड़ेगा, ऐसी उम्मीदें जग रही हैं। रुपए में उतार चढ़ाव थमा है तो RBI थोड़ी राहत देगा, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में फिच ने ये जो रिपोर्ट जारी की है उसमें उन्होंने जो अनुमान लगाया है वो ये है कि बैंक्स के NPAs और रीस्ट्रक्चर्ड लोन मिला करके उनकी लोन बुक के 15% के बराबर हो जाएंगे 2015 तक। तो ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है इस लिहाज से कि यहाँ से भी आगे NPAs और रीस्ट्रक्चर्ड लोन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की वो गुंजाइश देख रहे हैं। सारे के सारे इमर्जिंग मार्केट्स के जो बैंक्स हैं उनको लेकर के फिच चिंतित है, लेकिन उनका ये कहना है कि खास तौर पे जो भारत के सरकारी बैंक हैं उनके लिए दिक्कतें इन सभी में सबसे ज़्यादा है। दो बड़ी वजह जो फिच ने बताई है, एक तो ग्रोथ अभी काफ़ी कम है और उसमें कोई खास रिकवरी आगे आने की संभावना वो नहीं देख रहे हैं, और दूसरे रुपए में जो डिप्रिसिएशन हुआ है इसके चलते भी उनका मानना है कि दरअसल बैंकों के लिए समस्या काफ़ी हद तक बढ़ी है और यही वजह है कि वो यहाँ से आगे रीस्ट्रक्चर लोन और NPAs दोनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देख रहे हैं। जाहिर है कि बाज़ार के लिहाज से ये काफ़ी बुरी खबर है और बहुत जल्द ही अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो फिर जल्द ही हम बैंकों के नतीजों में और फिर उनके शेयर में सुधार होते हुए नहीं देख पाएंगे। शुक्रिया प्रदीप सारी जानकारी के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। आगे पावर ग्रिड का FPO पहले दिन करीब 70% भरा, लेकिन क्या आपको लगाना चाहिए पैसा? और आखिर क्यों भाग रहे हैं गुजरात की कंपनियों के शेयर, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। पावर ग्रिड के FPO के पहले दिन ही शानदार रिस्पांस आया है। ये अब तक 69% भर गया है। इसका प्राइस बैंड 85 से 90 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। इस इशू में रिटेल निवेशकों को 5% यानी अपर प्राइस बैंड पर 4.5 रुपए की छूट मिलेगी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें 5 दिसंबर तक पैसा लगा पाएंगे, जबकि रिटेल इन्वेस्टर 6 दिसंबर तक इसमें निवेश कर सकते हैं। जानकार निवेशकों को इस इशू में पैसा लगाने की सलाह दे रहे हैं। इधर कंपनी ने कहा है कि इस FPO से मिले पैसों का इस्तेमाल मौजूदा प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग में किया जाएगा। ये करीब जो FPO से पैसा आएगा वो जो प्रोजेक्ट इस साल कंप्लीट होगा वो अगले साल कंप्लीट होगा, उसमें लगाया जाएगा। जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है 73-27 है, वो इस साल 31 और 69 हो जाएगा। अगले साल से 70-30 चलता रहेगा। ये जो प्रोजेक्ट कमीशन होने वाले हैं उसी में लगेंगे। उधर जानकार पावर ग्रिड के FPO में निवेश को आकर्षक बता रहे हैं। हमें लगता है कि 85-90 बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स है। अगर हम लोग FY09 और FY11 की बात करते हैं तभी कंपनी का कैपिटलाइजेशन बहुत कम था, 6,000-7,000 करोड़ का था। EPS में ग्रोथ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन लास्ट FY12 से हमने देखा है और आगे जाके 3 साल में कैपिटलाइजेशन का ग्रोथ काफ़ी अच्छा आने वाला है, अर्निंग ग्रोथ भी अच्छा है। उस हिसाब से वैल्यूएशन काफ़ी डिस्काउंट में चल रहा है। जो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि प्राइस टू बुक वैल्यू जो 2.3 टाइम चलता था 1 ईयर फॉरवर्ड, वो अभी 1.25 जो 90 रुपीज़ के बैंड में आता है और 1.15 जो 85 के बैंड में आता है। तो हमें लगता है ये दोनों प्राइस बैंड है, लोअर एंड अपर एंड, दोनों अट्रैक्टिव है। तो अब एक नजर डाल देते हैं कि अमेरिकी बाजारों से किस तरह के संकेत आ रहे हैं। भारतीय बाजारों के लिए एक और सहमा हुआ दिन अमेरिकी बाजारों में, फ्लैट टू नेगेटिव। यहां पर डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500। याद कीजिए कि इस साल
में अमेरिकी बाजारों के लिए बहुत बढ़त दिखाई दी है। बम्पर ईयर एक तरह से रहा है अमेरिकी बाजारों के लिए, और साल के अंत आते आते यहाँ पर कॉशियस नजर आ रहे हैं इन्वेस्टर्स। यहाँ पर शुक्रवार को वहाँ पर मंथली जॉब्स डेटा आएगा, जिसमें पता चलेगा कि नौकरियों में कितनी बढ़त हुई और क्या हुआ है। इससे निवेशक उम्मीद लगा रहे हैं कि फेडरल रिजर्व का अगला कदम क्या होगा, इसका अंदेशा मिलेगा। क्या QE3 में कटौती होगी या नहीं होगी, जिसका फैसला शायद दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक आ सकता है। इधर आज कमोडिटी के लिए अच्छा दिन नहीं था। सबसे पहले बात कर लेते कच्चे तेल की। तो यहाँ तेल की बात करें तो उसमें बेहतर था, क्योंकि नामेक्स क्रूड आप देख रहे हैं करीब 2.25% ऊपर है, और साथ ही MCX पर भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, 2.5% की तेजी यहाँ पर भी। लेकिन सोने चांदी के लिए आज बेहद खराब दिन था। हालांकि भारतीय बाजारों पर उतना असर नहीं पड़ा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिन में हमने देखा काफी नीचे कारोबार कर रहे थे, पर अब कुछ संभलते हुए मामूली सी फ्लैट टू नेगेटिव स्थिति सोने में दिखाई दे रही है। इसके अलावा चांदी में भी आज हमने दिन भर से दबाव देखा है, लेकिन अब कुछ दबाव कम होता हुआ सोने के साथ साथ चांदी में भी ½ की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और भारतीय बाजारों में गिरावट अब कुछ ½ से भी कम रहती हुई। और शेयर बाजार में आज थकावट दिखी, खासकर दिग्गज शेयर आज पीछे हटते दिखाई दे। सबसे ज्यादा दबाव था बैंक शेयरों में। हालांकि आज का दिन मिड कैप शेयरों के लिए बढ़िया रहा। दरअसल अब कई मिड कैप कंपनियों के शेयर चलने लगे हैं, इसलिए सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट के बावजूद आज मिड कैप इंडेक्स में हल्की तेजी रही। वैसे बाजार के लिए आज का दिन कंसोलिडेशन वाला रहा। बाजार में आज सबसे ज्यादा दबाव था बैंक शेयरों पर। इनके अलावा ऑटो शेयरों का भी बुरा हाल था। नवंबर की बिक्री खराब रहने की वजह से ये फिसल गए। प्याज और टमाटर के बाद अब अंडे के दाम बढ़ने लगे हैं। क्या है अंडे का फंडा, बताएंगे आपको आगे। लेकिन अंडा हुआ महंगा तो दालों से राहत मिल रही है। देखिए किचन और आपके बजट से जुड़ी जरूरी खबरें ब्रेक के बाद। प्याज और टमाटर जैसी सब्जियों के बाद अब आपके किचन का बजट अंडे ने बिगाड़ दिया है। कुछ दिन पहले तक 48 रुपए दर्जन बिकने वाला अंडा इन दिनों 64 रुपए दर्जन बिक रहा है, यानी एक अंडे के लिए लोगों को 5 रुपए से ज्यादा की कीमत चुकानी पड़ रही है। बाजार में इसकी कम सप्लाई की बात कहकर इसका रेट और बढ़ाया जा रहा है। कारोबारियों की माने तो क्रिसमस और सर्दी की वजह से अंडों की कीमत 70 रुपए दर्जन तक जा सकती है। यहाँ पर विपिन सवाल ये होता है कि अंडे की सप्लाई क्यों कम हो रही है, क्या मुर्गियां हड़ताल पर है? और दूसरी बात, अब ऑमलेट बनाना कितना मुश्किल है, प्याज महंगा, टमाटर महंगा और अब अंडा भी। जी हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि प्याज महंगा, टमाटर महंगा, अंडा भी महंगा, तो ऑमलेट तो भूल जाइए, बॉईल करके खाइए अंडा अगर आपको खाना है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कुछ राहत की बात भी है। महंगाई के फ्रंट पर दलहन की गिरती कीमतों से कुछ राहत मिल सकती है। महंगाई पर क्रिसिल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल से अक्टूबर के दौरान दालों की महंगाई दर में करीब 5% की गिरावट आ चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान खाने पीने की दूसरी चीज़ों की महंगाई में बढ़त हुई है। वहीं पिछले साल के मुकाबले भाव करीब 23% नीचे चल रहे हैं। क्रिसिल का मानना है कि MSP बढ़ने और अच्छे मानसून से इस साल दलहन की बुआई बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में दालों की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। अब विधानसभा चुनाव की खबरें देखते हैं संक्षेप में। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, इस पर कल मोहर लग जाएगी। इस विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता शीला दीक्षित, डॉक्टर हर्षवर्धन और अरविंद केजरीवाल जैसे अहम दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेंगे। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर बुधवार को होने वाली मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 625 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। BSF और CRPF के 70,000 जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस 400 कंपनियां भी तैनात होंगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली का ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी के कारण ये चुनाव काफी दिलचस्प भी हो गया है। आपके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। दिल्ली में मतदान से ठीक एक दिन पहले तक वोटरों को लुभाने के लिए शराब बांटने की तैयारी जोरों पर चल रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव की तारीख के ऐलान होने के बाद से अब तक करीब 2100 लीटर शराब जब्त की जा चुकी है, जिसमें 1600 लीटर से ज़्यादा देसी शराब शामिल है। चुनाव आयोग के मुताबिक कल वोटिंग से पहले तक की आंकड़ा और बढ़ेगा। इस बीच दिल्ली पुलिस शराब की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से नोट बांटने की 2 और शराब बांटने की 3 शिकायतों का यहाँ पर दर्ज कराया है।
जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की मतगणना का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे गुजरात बेस्ड कंपनियों में तेजी बढ़ती जा रही है। दरअसल बाजार को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों का इंतजार है और उसको पूरा भरोसा है कि मिजोरम को छोड़कर 4 राज्यों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। इसी उम्मीद में गुजरात की कंपनियों में अच्छी खरीदारी दिख रही है। हमारे सहयोगी हेमंत घई जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। हेमंत, बाजार में आज सिर्फ गुजरात थीम ही हावी होता दिख रहा है? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, मिड कैप में एक अच्छी रैली देखने को मिली और उसमें भी अगर आप देखिए तो गुजरात बेस्ड कंपनियों में एक जोरदार खरीदारी देखने को मिले। अच्छे वॉल्यूम्स यहां पर होते हुए नजर आए। दरअसल पॉलिटिक्स का हरा रंग बाजार पर भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं काफी सारी कंपनियां, कल्पतरू पावर की बात करें तो औसतन जो रोज वॉल्यूम्स होते हैं उससे 10 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स आज होते हुए नजर आए हैं। शेयर में भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। टोरेंट पावर कई दिनों से अच्छी रैली दिखा रहा है। जीएसपीएल जहां औसत वॉल्यूम करीब 2.5 लाख शेयरों के आसपास होते हैं, आज 20 लाख शेयर यहां पर ट्रेड हुए, यानी यहां पर ट्रेडर्स का इंटरेस्ट काफी सारा था। गणेश हाउसिंग जैसी कंपनियां 13-14% तक दौड़ लगाती हुई नजर आई। गुजरात एनआरई जैसे पिटे हुए शेयरों में भी आज एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, बल्कि ये शेयर तो 5% के अपर सर्किट पर ही लॉक हो गया। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी कंपनियां भी थी गुजरात की जिन्होंने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों को भी आज फिर से छुआ है। अरविंद ने 52 वीक हाई नया बनाया। आशापुरा माइन कैम्प जहां पर कल दिग्गज मेरिल लिंच ने यहां पर 6.5 लाख शेयर 57 रुपए 90 पैसे के आसपास खरीदे और ये शेयर देखिए पिछले 15 दिनों में 80% से ज्यादा के रिटर्न दे चुका है। यहां पर कई दिनों से एक रैली देखने को मिल रही है। आपको याद होगा इससे पहले कई बड़े फॉरेन ब्रोकिंग कंपनियों ने एक राय दी थी भारतीय बाजारों पर और उसको पॉलिटिक्स के साथ जोड़कर कहा था कि भारत में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। CLSA, गोल्डमैन सैक्स, नमूरा जैसे बड़े ब्रोकरेजेस काफी बुलिश थे और उनकी रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं ये भी संकेत मिल रहा था कि वो मोदी के ऊपर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं और उसका फायदा लगता है आज काफी सारे छोटे मझौले कंपनियों को मिलता हुआ नजर आया। गोल्डमैन सैक्स ने तो निफ्टी के लिए 6,900 रुपए तक के लेवल्स सुझा दिए थे। अब देखना होगा कल बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से MP और छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल्स के आंकड़े निकल कर आते हैं वो किस तरह का रुझान बनाते हैं। बहरहाल आज एक अच्छी रैली गुजरात की कंपनियों में देखने को। शुक्रिया हेमंत। दिल्ली में वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी ने 2000 खुफिया कैमरे लगाए हैं और जम्मू कश्मीर के हिंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ खत्म हो गई। देश दुनिया की कुछ और खबरें सिर्फ 2 मिनट में। चुनाव से पहले वोटों की खरीद फरोख्त को बेनकाब करने के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 2000 खुफिया कैमरे लगाए हैं। ये कैमरे झुग्गियों, ग्रामीण इलाके और पुनर्वास कॉलोनियों में लगाए गए हैं। दिल्ली में कल वोट डाले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर तेजाब की बिक्री और पीड़ितों को मुआवजे के लिए गाइडलाइंस बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस बारे में राज्यों से अगले साल 31 मार्च तक गाइडलाइंस तय करने को कहा है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 पर नरेंद्र मोदी के बयान पर केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें जमकर कोसा है। फारूक ने कहा है कि मोदी अगर 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाएं, तो वो धारा 370 नहीं हटा सकते। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ चल रही मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। करीब 15 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। 84 दंगा मामले में आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की केस रद्द करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सज्जन के खिलाफ सुल्तानीपुर दंगे में हत्या का केस चलाया जाएगा। धोखाधड़ी के आरोप में फंसे हिंदी फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 दिन के लिए जेल भेज दिया है। राजपाल के खिलाफ दिल्ली के एक कारोबारी ने 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी के चश्मा चोरी मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कुणाल वैद्य इंजीनियरिंग का छात्र है। 13 जून 2011 को सेवाग्राम आश्रम से चश्मा चोरी की बात सामने आई थी। विद्या बालन को आप जल्द ही भिखारी के रूप में देख सकेंगे। विद्या अपनी अगली फिल्म बॉबी जासूस में भिखारी बनी है। इस फिल्म की कुछ तस्वीरें रिलीज की गई हैं, जिसमें विद्या भिखारी के भेस में नजर आ रही हैं। 5 दिसंबर को शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। अहम बिल पास होने की कितनी उम्मीद है, बताएंगे आगे। और विनिवेश का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार आए हरकत में। देखिए पूरी खबर इस ब्रेक के बाद।
NSCL मामले में जिग्नेश शाह की करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। पुलिस ने जोसेफ मैसी समेत दूसरे अफसर की भी 250 करोड़ की संपत्ति को कब्जे में लिया। पावर ग्रिड का FPO पहले दिन ही 70% से ज्यादा भरा। ब्रोकरेज एजेंसियों और जानकारों की इस इश्यू में पैसे लगाने की सलाह। टेलीकॉम सेक्टर में कंसोलिडेशन का रास्ता साफ हुआ। दूरसंचार विभाग ने विलय और अधिग्रहण के नियम फाइनल किए। विलय के बाद 50% तक रह सकेगा मार्केट शेयर। आलू, प्याज, टमाटर के बाद अब अंडा भी महंगा हुआ। एक दर्जन के भाव 60 रुपए के पार, लेकिन रिसर्च एजेंसी क्रिस्टल को आगे दाल सस्ते होने की उम्मीद। कल देश की राजधानी दिल्ली में पड़ेंगे वोट, लेकिन अभी भी दारू देकर वोट लेने का दस्तूर है जारी। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। देश के सरकारी बैंकों का लोन डूबने का खतरा दुनिया में सबसे ज्यादा। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक अगले 2 साल में 15% तक पहुंच सकता है NPA। 4 दिन की चढ़ाई के बाद आज दिखी थकावट बाजार के अंदर। दिग्गज कमजोर हुए, लेकिन डटे रहे मिड कैप शेयर। बाजार की नजर 2 दिन बाद से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र पर भी है। संसद के इस सत्र में लंबे समय से अटके पड़े इंश्योरेंस बिल को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स कोड बिल और कोल माइंस बिल भी पारित होने की संभावना है। राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले 5 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। वैसे तो इस सत्र में सिर्फ 12 दिन संसद चलेगी, लेकिन सरकार इन 12 दिनों में आर्थिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कई अहम बिलों को पारित कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसके बाद बजट सत्र में राजनीतिक माहौल की वजह से ज्यादा काम की संभावना कम होगी। It should be everybody's efforts to make the best and optimal use of the limited time which is available to the two houses of Parliament. We will do everything in our power to ensure that both the houses run smoothly. Financial business will, whatever urgent financial business is there, it will have to be transacted on a priority basis. सरकार की कोशिश है कि आर्थिक सुधार से जुड़े इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल और डायरेक्ट टैक्स कोड बिल इस सत्र में पारित करा दिए जाएं। इसके लिए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जल्द ही विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा सरकार कोल माइंस के विकास के लिए कोल माइंस अमेंडमेंट बिल, पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल, तय समय सीमा के अंदर गुड्स सर्विस की डिलीवरी और शिकायतों के निपटारे के लिए राइट्स ऑफ सिटीजन्स बिल 2011 लोकसभा से पारित कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा चालू कारोबारी साल में अब तक हुए खर्चों के आधार पर सरकारी बजट में फेरबदल के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसके जरिए योजनागत खर्चों में कटौती का रोड मैप सामने रखा जा सकता है। कोल सेक्टर के रेगुलेशन के लिए कोल रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही सरकार राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लोकपाल लोकायुक्त बिल को राज्यसभा से पारित करवाने की कोशिश करेगी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। लोकसभा से पारित हो चुके 2 और महत्वपूर्ण बिल को राज्यसभा से पारित करवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें न्यायपालिका की जिम्मेदारी तय करने वाली जुडिशरी स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2012 और विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल 2012 शामिल है। इसी तरह राज्यसभा से पारित मोटर व्हीकल बिल को भी लोकसभा से पारित करवाने की कोशिश की जाएगी, जिसके जरिए यातायात नियमों की अनदेखी करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। चूंकि सरकार के पास इस सत्र में काम करने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए संसद के इस सत्र को 1 हफ्ते और आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए आज सभी दलों की बैठक बुलाई गई है। संसद का ये सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 21 दिसंबर तक चलना है। हालांकि राजनीतिक रूप से भी ये सत्र हंगामेदार रहेगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। विनिवेश लक्ष्य पूरा करने के लिए मनमोहन सरकार अब एक्शन में आ गई है। विनिवेश मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री के घर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में वित्त मंत्री, कोयला मंत्री, भारी उद्योग मंत्री भी शामिल हुए। इस खबर पर और जानकारी लेते हैं अपने दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, विनिवेश पर इस अहम बैठक में क्या निकलकर सामने आया है? देखिए, इस बैठक में तत्काल तो कोई तुरंत फैसला नहीं लिया गया, लेकिन जिन 2 कंपनियों में विनिवेश को लेकर कानूनी पेचीदगियां काफ़ी ज़्यादा थी, हिंदुस्तान जिंक और बाल्को को लेकर, उसमें एक ठोस रणनीति ज़रूर तैयार कर ली गई। उसमें खास तौर से कहा गया ओपन ऑफर और ऑक्शन रूट के जरिए इन कंपनियों में विनिवेश किया जाएगा। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान जिंक में सरकार की हिस्सेदारी
0.5% है, जबकि बाल्को में सरकार की हिस्सेदारी 49% है। और दोनों में मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है अनिल अग्रवाल की कंपनी है। तो अब सरकार का ये कहना है कि इन दो रूट के जरिए यहाँ पे विनिवेश किया जाएगा। सरकार चाहती है कि इसके जरिए करीब 14,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएं, लेकिन इसमें सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करेगा इस नेगोशिएशन में, इसकी जिम्मेदारी वित्त मंत्री खुद नहीं ले रहे हैं, बल्कि कानून मंत्री जो कपिल सिब्बल हैं उनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और उसके बाद ये प्रस्ताव तैयार करके लाया जाएगा और फिर इसे कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। और कैबिनेट से मंजूरी होते ही यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक और बाल्को में हम विनिवेश देख सकते हैं। उसमें ओपन ऑफर या फिर ऑक्शन रूट के जरिए विनिवेश किया जाएगा। लेकिन कॉल ऑप्शन जिस पर एक विचार किया जा रहा था, उससे जो हमारे सूत्र इनकार कर रहे हैं कि अब इन दोनों कंपनियों में कॉल ऑप्शन के जरिए विनिवेश नहीं किया जाएगा, जिसके तहत अगर ऐसा होता तो एक तय समय सीमा के भीतर तय कीमत पर निवेशकों को शेयर खरीदने की छूट होती है। अगर नहीं खरीदते तो जरूरी नहीं होता, लेकिन इस कॉल ऑप्शन को अब नकार दिया गया है। ये तो रही बात हिंदुस्तान जिंक और बाल्को को लेकर के। लेकिन दो और कंपनियों के विनिवेश पर इस बैठक में चर्चा हुई। उसमें एक था कोल इंडिया को लेकर। यहाँ पे सरकार अपनी 10% हिस्सेदारी बेचना चाहती थी, लेकिन ट्रेड यूनियन के विरोध की वजह से 5% हिस्सेदारी ही बेचना चाहती है। हालांकि ये हिस्सेदारी कैसे बेची जाएगी, इसको लेकर 2 हफ्ते के भीतर कोयला मंत्रालय से प्रस्ताव मांगा गया है वित्त मंत्रालय में। दूसरी कंपनी थी BHEL। इसके विनिवेश को लेकर लगातार नोडल मिनिस्ट्री जो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो विरोध करता रहा है, क्योंकि पिछले दिनों इसकी कंपनी के जो शेयर की कीमत है काफी नीचे आ चुकी है। और ऐसे में मिनिस्ट्री का मानना है कि इस कीमत पर विनिवेश किया गया तो न सिर्फ सरकार बल्कि कंपनी को भी काफी ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि इस बैठक में इस दलील को नकार दिया गया और कहा गया कि दूसरे रास्ते के जरिए विनिवेश कैसे हो ये आप बताइए। ऑक्शन रूट के जरिए विनिवेश करना है या फिर ऑफर फॉर सेल के जरिए विनिवेश करना है, वो कुछ रास्ते लेकर के आप आए, फिर उस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी हिंदुस्तान BHEL और कोल इंडिया को लेकर भी विनिवेश के रास्ते अगले 2 हफ्ते में तय कर लिए जाएंगे। फिर अंतिम मंजूरी के बाद इसका विनिवेश किया जाएगा। और सरकार विनिवेश पर कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि 40,000 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य है उसे हर हाल में पूरा करना चाहती है, ताकि फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को किसी भी कीमत पर पूरा किया जा सके। शुक्रिया लक्ष्मण। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऊर्जा की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए शेल गैस की खोज में तेजी लाने पर जोर दिया है। सिंह ने कहा कि शेल गैस की खोज में बेहतर तकनीक और बाजार की कीमत के जरिए तेजी लाई जा सकती है। दिल्ली में एशिया गैस पार्टनरशिप समिट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2020 तक ऊर्जा खपत करने के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन जाएगा। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में गैस और तेल सेक्टर से जुड़े करीब 800 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। The shale gas revolution has been made possible primarily by 2 factors: technology and market-based pricing. This is a combination that is essential to provide rapidly growing economies like ours with energy solutions commensurate with our needs. बजाज ऑटो की बिक्री घटी, पिछले साल के मुकाबले 17% कम बिकी गाड़ियां। और क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की आड़ में काले धन का धंधा चल रहा है? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव खबर ब्रेक के बाद। इस साल का त्योहारी मौसम हीरो मोटो के लिए दुगना फायदेमंद साबित हुआ। पहले तो हीरो मोटो ने नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ 2 व्हीलर बेचे हैं, तो वहीं कंपनी ने ग्रोथ के मोर्चे पर बजाज ऑटो को पीछे छोड़ दिया है। नवंबर में बजाज ऑटो की बिक्री में 19% की तेज गिरावट आई है। हीरो मोटो की शानदार ग्रोथ के पीछे उसकी सोची समझी स्ट्रैटेजी है। पहले तो हीरो मोटो छोटे शहरों और गाँव में पैठ बढ़ाने के लिए एंट्री लेवल बाइकों को नए रंग रूप में उतार रहा है, तो वहीं बजाज ऑटो सिर्फ प्रीमियम बाइक्स पर फोकस कर रहा है। हीरो मोटो टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से पीछे छूटना नहीं चाहती है। इसी के मद्देनजर विदेशी कंपनियों से करार कर रही है। आज उसने अगली पीढ़ी के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बनाने के लिए इटली की एक कंपनी मैग्नेटली मोरेली के साथ जॉइंट वेंचर किया है। इस जॉइंट वेंचर का नाम HMC ऑटो है, जिसमें हीरो की हिस्सेदारी 60% है। दोनों कंपनियां अगले 3 साल में $85 लाख का निवेश करेंगी। HMC 2014 से उत्पादन शुरू कर देगी। कंपनी का लक्ष्य उत्पादन शुरू होने के अगले 10 साल में $20 करोड़ का कारोबार करने का है। Hero has decided to form a joint venture with Magneti Marelli of Italy for the powertrain systems, in that first of all taking up development of the next generation electronic fuel injection systems. The JV
will be known as HMC MM Auto Limited. आइडिया यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। आइडिया ने ग्राहकों को लुभाने के लिए अपनी ISD रोमिंग दरें 95% तक घटा दी है। इसके साथ ही आइडिया की ISD वॉइस पर 80% की छूट दी जा रही है, जबकि इसके डेटा प्लान की दरों में 95% की कटौती की गई है। ये सभी नई दरें कंपनी ने 8 से ही लागू कर दी है। कंपनी के मुताबिक उसके 2 नए ISD रोमिंग पैक के लिए 599 और 1499 रुपए देने होंगे। इन पैक्स के जरिए आप 40 देशों में सस्ते दरों पर बात कर सकेंगे। कंपनी का कहना है कि ये 40 देश ऐसे हैं जहां लोग सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं, जैसे UAE, US, सिंगापुर, चीन और फ्रांस। DOT ने आज आइडिया को तगड़ा झटका दिया है। कंपनी को टेलीकॉम रेगुलेटर की ओर से 600 करोड़ रुपए की पेनल्टी नोटिस आई है। रेगुलेटर का आरोप है कि आइडिया ने स्पाइस कम्युनिकेशंस के साथ अपनी डील में लाइसेंस से जुड़े नियमों की अनदेखी की है। DOT ने साफ कर दिया है कि स्पाइस के साथ करार के लिए कंपनी को 600 करोड़ की पेनल्टी चुकानी होगी। साथ ही ये राशि कंपनी को 15 दिन के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन आइडिया मामले पर DOT के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मिलने वाली सरकारी रियायतों की आड़ में काला धन विदेशों से लाया जा रहा है। CNBC आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि चुनाव के करीब आते ही ऐसे मामले 10 से 15% बढ़ गए हैं। चुनाव की सरगर्मी में हवाला के बढ़ते मामलों ने DRI यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की नींदें उड़ा दी हैं। DRI सूत्रों के मुताबिक कारोबार के नाम पर धड़ल्ले से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। 2011 में ऐसे मामले जहां सिर्फ 1450 थे, वहीं इस साल ये बढ़कर 1750 से ज्यादा हो चुके हैं। DRI के सूत्रों के मुताबिक बढ़ते मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में करीब 65% ऐसे मामले हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की सरकारी नीतियों की आड़ में किए जा रहे हैं। खासतौर से जीरो रेटेड इंपोर्ट स्कीम और टेक्सटाइल अपग्रेडेशन स्कीम इसमें शामिल है। सरकार को ऐसी स्कीम से करीब 1000 करोड़ का नुकसान पिछले 2 साल में हुआ है। DRI सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक के सामान, आयरन ओर और सोने और हीरे की ज्वेलरी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हवाला का बड़ा खेल चल रहा है। अकेले इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के इंपोर्ट से सालाना 2000 करोड़ का काला धन भारत आ रहा है। इसी तरह काले धन को छुपाने के लिए गोल्ड और डायमंड की सर्कुलर ट्रेडिंग हो रही है, जिसमें दुबई और हांगकांग से इंपोर्ट किए गए डायमंड वापस सेफ हेवन में पहुंच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक DRI को शक है कि ये पैसे शेयर बाजार पहुंच रहे हैं और चुनाव में लगाए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए DRI लगातार सेबी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से संपर्क में भी है। श्रीमी चौधरी, मुंबई। और अब ATM करेगा आपसे बातचीत। लेकिन इसके साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। हवाई टिकट के दाम कितने बढ़ जा रहे हैं, देखिए इस ब्रेक के बाद। – 2014 में इंडस्ट्री टॉप परफॉर्मर्स को तगड़ी सैलरी हाइक्स देगी और हो सकता है कि एवरेज परफॉर्मेंस दिखा रहे कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च ना करे। कंपनियां वो पैसे उनकी ट्रेनिंग में लगाएं या फिर उनकी सैलरीज में मामूली बढ़ोतरी ही करें। जॉब मार्केट में रिवाइवल के पहले संकेत दिखने लगे हैं और उसके साथ ये उम्मीद भी बन रही है कि नए साल में सैलरीज बढ़ेगी। स्टाफिंग कंपनी टीम लीज के मुताबिक 2014 में कम से कम 11% तक सैलरी बढ़ेगी। कुछ चुनिंदा सेक्टर में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी दिखेगी क्योंकि यहाँ पर लोगों के लिए डिमांड बढ़ी है। जैसे IT सेक्टर में सैलरी पिछले साल के 8 से 12% के मुकाबले 15% तक बढ़ सकती है, तो बैंक और फाइनेंस कंपनियों में 12 से 15% तक इंक्रीमेंट होगा। IT में जो स्पेशलाइज स्किल्स हैं, BFSI में जो नीश रिक्वायरमेंट्स है, जहाँ पे आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है, वहाँ पे हम ज़्यादा हाइक्स देखेंगे। जहाँ हम जनरल फंक्शंस में अगर देखा जाए तो सेल्स एंड मार्केटिंग में काफ़ी बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। हालांकि इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वालों के लिए बुरी खबर है। पिछले साल इन सेक्टर्स में सैलरी औसतन 10 से 12% बढ़ी थी, लेकिन इस साल ये घटकर 8 से 10% ही रहने का अनुमान है। शहरों के हिसाब से देखें तो बड़े शहरों में सैलरी ज्यादा बढ़ेगी। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में दिखेंगी। HR कंसल्टेंट बताते हैं कि हर इंडस्ट्री में टॉप परफॉर्मर्स को तो अच्छे हाइक की गारंटी है, लेकिन एवरेज परफॉर्मर्स को 10% या उससे कम के इंक्रीमेंट से ही संतोष करना होगा।
जहाँ एवरेज परफॉर्मेंस अपने एक साल पिछले साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे इतना ज़्यादा कॉम्पनसेशन नहीं कमा पा रहे हैं इस साल में, उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने आप को ग्रो करें और अपने आप को अगले साल तक उस टॉप टैलेंट में इंक्लूड कर पाएँ और मैच कर पाएँ। कुल मिलाकर कंपनी उन कर्मचारियों को ज्यादा हाइक देगी जो अपने काम के अलावा कंपनी के लिए कुछ वैल्यू एडिशन भी करते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि आगे वो कंपनी के कैसे काम आ सकते हैं। यानी अच्छी सैलरी हाइक चाहिए तो स्केल अप करना बेहद जरूरी है। कविता कृष्णन, मुंबई। एटीएम से कई तरह की सुविधाओं के बावजूद अभी भी आपको खाता खुलवाने या फिर किसी पूछताछ के लिए बैंक जाना ही पड़ता है। लेकिन अब एक ऐसा एटीएम आ रहा है जो हर काम हाथों हाथ कर देगा। नए जमाने का ये एटीएम आपका स्वागत भी करेगा। बैंक का एक एग्जीक्यूटिव हर वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एटीएम से जुड़ा रहेगा। ये एग्जीक्यूटिव हर तरह से आपकी मदद करेगा। इसकी मदद से आप नया अकाउंट खोल सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और अपना चेक भी डिपॉजिट कर सकते हैं। मुझे चेक डिपॉजिट करना है आपके बैंक में। आपका आईडी कार्ड स्कैन करना है। आपको अभी चेक डिपॉजिट के लिए खुलेगी, उधर आप चेक डाल दीजिए। थैंक यू। ये मैं चेक डाल दिया है मैंने। हाँ जी, अभी आपका चेक इधर प्रोसेस हो गया। अभी आपको राइट साइड में एक बार सिग्नेचर डाल दीजिए आपका। ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते से ही इस जगह से एक रसीद मिलेगी जिसमें मैंने जो चेक डिपॉजिट किया है उसकी पूरी जानकारी मौजूद होगी। नए जमाने की ये एटीएम मशीन बैंक ब्रांच का 90% तक काम कर सकती है। ये मशीनें अभी आई हैं तो हम लोग अपने ऑब्वियसली बैंक्स को दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट हो रहा है। आई थिंक जो भी अभी तक डिस्कशन चल रहा है, अगले साल आई थिंक बाय मार्च आप मशीन लाइव देखोगे इंडिया के अंदर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले इस एटीएम की सबसे अच्छी बात है सुरक्षा, क्योंकि अगर आपके साथ एटीएम में कोई गड़बड़ी होती है तो तुरंत बैंक को इसका पता चल जाएगा। इसके अलावा इस एटीएम के जरिए बैंक दूर दराज के इलाकों में भी अपनी पहुंच आसानी से बढ़ा सकेंगे। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां आपको अब काफी महंगी पड़ सकती हैं। एयरलाइन कंपनियों ने हवाई किराए में 50 से लेकर 200% तक की बढ़ोतरी कर दी है। मनीष देसाई बता रहे हैं कि गोवा में नया साल बिताने का सपना देख रहे लोगों के लिए सफर सबसे ज्यादा महंगा होगा। सभी चाहते हैं कि नए साल का स्वागत कुछ अलग अंदाज में मौज मस्ती के साथ किया जाए और ऐसे में घूमना फिरना तो लाजमी है, लेकिन इस साल ये सफर आपकी जेब पर काफी भारी पड़ने वाला है। 25 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच एयरलाइंस ने हवाई किरायों में बेहिसाब बढ़ोतरी कर दी है। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि पीक सीजन आते ही एयरलाइंस मनमाने तरीके से कीमतें बढ़ाती हैं। खास करके हम देखते हैं यहाँ से अहमदाबाद से खास करके गोवा है, त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद कोचीन, अहमदाबाद बॉम्बे और अहमदाबाद दिल्ली की बात करते हैं तो 50% से लेकर 100% तक उसमें काफ़ी रेट की बढ़ोतरी हुई है। हमने डीजीसीए से भी बात की है, लेकिन एयरलाइंस के जो फेयर है अभी उसमें डीजीसीए का भी अभी कंट्रोल नहीं रहा है। अहमदाबाद से गोवा के रिटर्न टिकट आमतौर से 6 से 7 हजार रुपए के होते हैं, लेकिन 25 दिसंबर के बाद यही टिकट 18,000 रुपए का मिल रहा है। इसी तरह अहमदाबाद से कोची का रिटर्न टिकट 21,000 से बढ़कर 35,000 रुपए का हो गया है। अहमदाबाद से कोलकाता का रिटर्न टिकट 12,000 से बढ़कर 20,000 रुपए पर पहुंच गया है। दिल्ली से गोवा की बात करें तो आम सीजन में 10,000 रुपए का वन वे टिकट दिसंबर के आखिर में 22,000 रुपए का मिल रहा है। दिल्ली त्रिवेंद्रम का किराया भी 17,000 से बढ़कर 26,000 रुपए पर पहुंच गया है। दिलचस्प यह है कि टिकट के दाम बढ़ने के बावजूद क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान घूमने वाले टूरिस्ट की संख्या में 25% का इजाफा हुआ है। जिनको दिसंबर में जाना हो वो वेल प्लान ही करते हैं और वो लोग ने तो ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो नए एनआरआईज आते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता फेयर से, वो तो वैसे भी जाएंगे ही और जाते ही हैं। टूर ऑपरेटरों का कहना है कि क्रिसमस के दौरान आमतौर पर लोग यूरोप, सिंगापुर या बैंकॉक जाना पसंद करते हैं, लेकिन महंगे डॉलर के कारण इस बार लोग देश में ही घूम रहे हैं और उसका फायदा एयरलाइन कंपनियां उठा रही हैं। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।